डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर 1 डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट में कन्वर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिटेट जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से सरल पौधों से या कैसे पहले सिंपलेस्ट प्लांट आए और फिर सिंपलेस्ट प्लांट से हायर प्लांट्स में कैसे इवोल्यूशन हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो बायोस्फीयर है उसके अंदर जो डाइवर्सिटी होती है पूरे के पूरे जीव मंडल पे अगर हम देखें तो सूक्ष्म जीवों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके हायर सीड प्लांट के अंदर जो है वो डाइवर्सिटी है और ये विविधता जो है उसको विविधता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जब हम इन डिफरेंट ग्रुप्स को या इन ग्रुप्स को जब स्टडी करते हैं तो उनको उनके फॉसिल स्टोरेज से या उनके इवोल्यूशन से हमको ये पता लगता है कि वास्तव में सबसे सिंपलेस्ट जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो सबसे पहले सिंपल प्लांट्स थे, फिर उनसे ही हायर प्लांट्स का विकास हुआ। इस आधार पर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम सरल पाथों में सिंपलेस्ट प्लांट में पहले ब्लू ग्रीन एल्गा आई और ब्लू ग्रीन एल्गा के बाद उससे ही ब्लू ग्रीन एल्गा या एक्वेटिक हैबिटेट का स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार से फर्स्ट में हम पहले देखते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी आई और फिर उससे एल्गी का डेवलपमेंट हुआ, तो इसी से एक्वेटिक हैबिटेट स्टार्ट हुई। तो यानी प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले जो लाइफ स्टार्ट हुई उनका किस तरीके से स्टार्ट हुई, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ग्रीन प्लांट जो है या ग्रीन प्लांट में ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट आए तो वो सब पानी में ही रहते थे, तो उनसे एक्वेटिक हैबिटेट स्टार्ट हुआ। एक्वेटिक हैबिटेट में एल्गी हुई और एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए और इस प्रकार से विकास के क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहले एक्वेटिक हैबिटेट हुई। एक्वेटिक हैबिटेट में एल्गी का डेवलपमेंट हुआ, एल्गी सबसे पहले फर्स्ट प्लांट हुए, उसके बाद उनका स्थान किसने लिया, ब्रायोफाइट्स ने लिया और ब्रायोफाइट एम्फीबियंस थे, यानी जो ये फर्स्ट लैंड प्लांट थे, लेकिन इन प्लांट्स में इनका कुछ ऐसे एम्फीबियंस थे, इट मींस उनमें स्थलीय हैबिटेट भी थी और एक्वेटिक हैबिटेट यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी थी और एक्वेटिक हैबिटेट भी थी। और इसके साथ साथ एम्फीबियस हैबिट में ये अपनी स्थलीय आवास पर वृद्धि के लिए मतलब मेनली ये तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए थे, लेकिन इनको अपनी लाइफ साइकिल को में किसी न किसी स्टेज पर जल की जरूरत होती थी, इसलिए जल में भी जाते थे। तो यानी ये ऐसे प्लांट हो गए जो दोनों लाइफ हैबिटेट में ये रह सकते थे, दोनों लाइफ हैबिटेट में रहेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट में भी और आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे। इस प्रकार से ये इनका एक्वेटिक हैबिटेट के साथ साथ ये एम्फीबियस हैबिटेट में ये फर्स्ट लैंड प्लांट थी। इनकी लाइफ स्टेज जो होती है पूरी लाइफ में वाटर की एसेंशियलिटी थी। तो हम देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन जो होता है, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। एंथ्रोजॉइट्स जो होते हैं वो स्विम करते हुए आर्चिगोनिया तक जाएंगे तो उनके लिए वाटर की जरूरत थी। दूसरा, ये मॉइस्ट स्पेस पे ग्रो करते हैं, नम भूमि पर ग्रो करते हैं। इनमें जड़ें तो होती नहीं है, जड़ के समान राइजोइड्स या मूलों का आभास करने के लिए मूलाभास होते हैं, जो कि वो ये मूलाभास जड़ का काम करते हैं। इसके साथ साथ इसमें ग्रेगेरियस हैबिटेट थी, ये यूथी स्वभाव के थे, एक ग्रुप में रहते थे, लो हाइट में थे, लो हाइट होने के कारण इनमें टिश्यू सिस्टम भी डेवलप नहीं था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट के बाद नेक्स्ट हैबिटेट जो थी वो एम्फीबियस प्लांट की हुई, जो कि ब्रायोफाइट्स थे। स्थलीय पादपों में अब जो है अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सीड प्लांट, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में सीड प्लांट के अंदर सीड हैबिटेट और ट्री हैबिटेट का विकास हुआ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें ट्री हैबिटेट और सीड हैबिटेट, तो उसी के साथ साथ इनमें दो चीजों का विकास हो गया, जिसके लिए इनमें वेस्कुलर सिस्टम बना। एक तो इनका दूसरा तो फर्स्ट तो था इसमें चंवन ऊतकों की उत्पत्ति हो गई,
दूसरा, ये जो स्थलीय आवास में भी शुष्क अवस्था के अंदर जो है या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या ड्राई हैबिटेट में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए इनमें अडेप्टेशन डेवलप हुई। इस प्रकार से इनमें स्थल की और गति के साथ साथ इनमें जैसे स्थल के भी और आए तो इसके साथ साथ वेस्कुलर टिश्यू का भी डेवलपमेंट हुआ और इस प्रकार से इनके लिए एक नया ग्रुप बन गया जिसको हम ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं। तो ट्रेकियोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स थे, जिम्नोस्पर्म थे और एंजियोस्पर्म थे। अब इसमें ट्रेकियोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स जो होते हैं कुछ कारणों से भी सफल स्थलीय पादप नहीं बन पाए। उनके दो कारण हैं कि एक तो उनमें सीड हैबिट नहीं थी और दूसरा नीड ऑफ वाटर, पानी की अभी तक भी जरूरत थी और पानी को मतलब किसी न किसी अवस्था में इनको जल की आवश्यकता होती थी। और इस प्रकार से बीज प्रवृत्ति पहला तो हो गया कि ब्रायोफाइट, अन्य ब्रायोफाइट की तरह इनमें भी आर्चिगोनिया के पास जो एंथ्रोजॉइड्स आर्चिगोनिया के लिए पास जाएंगे तो जल की आवश्यकता थी, इसलिए पूरी तरह से ये मतलब वाटर की नीड ऑफ वाटर होने के कारण ये कंप्लीटली स्थलीय पादप नहीं हो पाए। दूसरा, इसमें सीड हैबिट जो थी वो डेवलप नहीं हो पाई और इस प्रकार से सीड हैबिट का विकास नहीं होने के कारण ये भ्रूण जो होता है हर टाइम असुरक्षित रहता है, जिस तरीके से एंजियोस्पर्म में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, इसलिए इनको स्थलीय आवास में नहीं हो पाए। दूसरा है जो आवर्तबीजी जो थे वो अधिक स्थलीय पादपों की तरह से ज्यादा सफल स्थलीय पादप हुए। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर की, पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती थी। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ पोलर ट्यूब बन गई और उस पोलर ट्यूब के माध्यम से अब इनमें जो डेवलपमेंट होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो पानी की जरूरत नहीं, ट्यूब की सहायता से ही गेमेट्स जो होते हैं मेल गामेट अंदर जाएगा और फ्यूजन होगा। उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ इसमें सीड हैबिट भी थी। तो ये सीड हैबिट का जो है कंप्लीटली जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हो पाया, इसलिए सीड हैबिट होने के कारण ट्री हैबिट होने से ही उनका कन्वर्जन जो हुआ। अभिसरण जो है ट्री हैबिट जो है वो मेनली डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म में हो पाई। और इसके साथ साथ आवर्तबीजी पादप जो होते हैं ये इन कारण से ज्यादा डेवलप हुए। और दूसरा कैरेक्टर ये कि इनमें आवर्तबीजी पादपों में बीज का उत्पादन तो हो गया, उसके साथ साथ बीज प्रवृत्ति भी हो गई और आवर्तबीजी पादपों में बीज उत्पादन जो होता है, सीड हैबिट जो होती है ज्यादा डेवलप होती है। अनावर्तबीजी पादपों में बीज जो होता है निषेचन बीज के परिवर्तन के बाद होता है और तरुण भ्रूण अवस्था में ही बीज झड़कर गिर जाता है। इस प्रकार से आवर्तबीजी पादपों में निषेचन से पहले हो जाता है और बाद में बीज का प्रवर्धन होता है। इसके अनुसार बीज और भ्रूण दोनों ही सुरक्षित अवस्था में रहते हैं और सुविकसित होते हैं और भ्रूण की क्षति होने की संभावना कम होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फंड्स में अगर हम बात करते हैं तो उसमें समन्वयक मुख्य रूप से स्तंभ का ही हिस्सा होता है और उसका विकास स्तंभ के अनुसार ही होता है और पत्तियों के लिए निकली शाखाएं भी उसमें सहायक शाखाएं भी होती हैं, जबकि बीजी पादपों में समन्वयक के भाग में ही स्तंभ और पत्ती दोनों में समान रूप से अंग मिलते हैं और वो उसी समन्वय तंत्र का ही भाग होते हैं जो पर्ण तक पहुंचता है। इसके फलस्वरूप स्तंभ में समन्वयकों का विकास पत्तियों के आधार पर अधिक होता है। पत्तियों में वितान जो होता है जितना अधिक विस्तृत होता है उतना ही उनमें वास्कुलर सिस्टम भी बहुत डेवलप होता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि वितान के फलस्वरूप स्तंभ ज्यादा ही काष्ठीय होना चाहिए, अर्थात वृक्ष स्वभाव का विकास हुआ। इसी के आधार पर पाइलस की जड़ें समन्वयक में भी उसमें भी अधिक विकास हुआ। अनावर्तबीजी पादपों में जितने हम कोनिफेरस प्लांट्स देखते हैं वो ज्यादा लंबे थे और एवरग्रीन थे, उनमें भी वृक्ष अपेक्षाकृत शुष्क और कमजोर मृदा में होते थे और पहाड़ों पर ये पाए जाते थे तो प्राथमिक जड़ें उनमें गहरी नहीं होती थी और द्वितीयक मूल चारों ओर गहराई में नहीं फैल पाती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आवर्तबीजी पादपों का वितरण जो होता है वो अधिक विस्तृत हुआ, मतलब उसमें ट्री हैबिट हुई। जिम्नोस्पर्म से भी एंजियोस्पर्म प्लांट में अभिसरण जो हुआ ट्री हैबिट का अधिक हो पाया और इसमें जो डाइकोटिलेटेड प्लांट्स होते हैं मोनोकॉट और डाइकोट में भी डाइकोट में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड फूड सिस्टम होता था, वेल डेवलप्ड जड़ें बहुत अधिक गहराई तक फैली होती थी, वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड था, जाइलम फ्लोएम में बटा हुआ था, फिर जाइलम में भी वेसल्स ट्रैकेट्स, जाइलम फ्लोएम जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, फ्लोएम में सीड सेल्स, आपके कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा होते हैं। वुड में भी
स्क्लेरोडर्माटस टिश्यू ज़्यादा डेवलप था ताकि उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिले, सेकेंडरी ग्रोथ भी इसमें होती थी, और लास्ट में कि उसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर उसको अपने आप को अडेप्ट करने के लिए उनमें अडेप्टेशंस भी पाई जाती थी। इस प्रकार से जो एक द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं, आवर्त बीजों में भी एक द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं वो अधिक स्थलीय आवास में या वृक्ष स्वभाव उसमें अधिक मिलता था, जबकि एक बीजपत्री पादपों के अंदर समान ऐघा की अनुपस्थिति होती थी और इस कारण से उसमें वृक्ष स्वभाव जो होता है बहुत ही कम हो पाया। परंतु फिर भी कुछ पादपों के अंदर जैसे गन्ना में, बांस में वृक्ष स्वभाव पाए जाते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि किस प्रकार से वृक्ष स्वभाव का अभिसरण होता है। लोअर प्लांट्स में जैसे ज्यादा एक्वेटिक हैबिटेट थी, एम्फीबियस हैबिटेट थी, उस तरफ तो ट्री हैबिट का कोई सवाल नहीं होता था। लेकिन फिर उसके बाद जब इसमें टेरिडोफाइट्स में भी, जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो उसमें सीड हैबिट के कारण पूरा सीड हैबिट डेवलप नहीं हो पा रहा था और नीड ऑफ वाटर भी था, इसलिए पूरी तरह से वो स्थलीय आवास के लिए अडेप्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन जब हम ब्रैकियोफाइट्स की बात, ब्रैकियोफाइट में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो उनमें ट्री हैबिट का अभिसरण बहुत अधिक था, लेकिन जिम्नोस्पर्म से भी एंजियोस्पर्म की डाइकोटिलेडोन प्लांट्स में अभिसरण ज्यादा था, ट्री हैबिट का इफेक्ट ज्यादा होता था। इस प्रकार से आज हमने कन्वर्जन एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, डाइकोट मोनोकोट में देखी। थैंक यू।